नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हमारा देश प्रगति कर रहा है। इस प्रगति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें कृषि की, भाई कृषि में तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का साथ दे रही हैं। तो क्यों ना इसी विषय पर बात की जाए कि आज महिलाओं की कृषि में क्या भागीदारी है। इस विषय को लेकर आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में हमारे एक विशेष अतिथि डॉक्टर निधि सिंह। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है LNCTU भोपाल से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि महिलाएं कृषि से कैसे संबंधित हैं। अगर हम देखें तो महिलाएं कृषि से प्राचीन काल से ही संबंधित हैं। पहली चीज़ तो हम कृषि में हमें जो कुछ भी मिलता है वो धरती माँ से मिलता है और धरती माँ को भी हम एक माँ के रूप में देखते हैं। जी जी। उसी प्रकार महिलाएं भी एक माँ होती हैं और माँ की तरह वो घर में खाना बनाने से लेके माँ की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। और उसी प्रकार आज के परिवेश में महिलाओं ने अपना ये योगदान कृषि में दे दिया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि धरती माँ पर हमारी किसान महिलाएं माँ के रूप में प्रोडक्शन करके सभी को भोजन प्रदान कर रही हैं। जी जी जी। महिलाओं का योगदान आप समझाना चाहें कृषि में तो आप हमारी महिला बहनों को बताएं। हमारी कृषि में महिलाओं का पूर्ण स्वरूप से योगदान है। बुआई से लेकर कटाई तक महिलाएं हर काम में पुरुषों के साथ कदम कदम मिलाकर आगे भाग दे रही हैं। जी। अगर हम देखें तो अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो विश्व स्तर पर 50% से भी ज़्यादा महिलाएं कृषि में किसी के कार्यों में कृषि संबंधित कार्यों में लगी हुई हैं। इवन जो अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, जी, जी, जी। तो हमारे देश में कृषि से संबंधित कार्यों में 48% से भी ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी, 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 जी। अगर हम उत्पादन की बात करें तो 20 से 30% से भी ज़्यादा उत्पादन महिलाएं कर रही हैं। अच्छा जी। आज के परिवेश में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। जी। उत्पादक में हम जी, जी। सब्जी में, बिल्कुल। फल में और काफ़ी चीज़ों में हमने उत्पादन बहुत बढ़ा दिया हाँ है। जी। और इसमें हमारे देश की महिला किसानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। जी जी जी। अगर हम ये जानना चाहें कि कृषि के कौन कौन से विभाग हैं जहां पर महिला अपनी भागीदारी देती हैं और दे सकती हैं। मेरे हिसाब से तो महिलाओं ने अपनी भागीदारी कृषि के हर विभाग में दी है। अच्छा। चाहे वो पशुपालन विभाग हो, जी। चाहे वो मछली पालन विभाग हो, जी। चाहे वो वानिकी विभाग हो, चाहे वो हमारे जो प्रमुख फसल के उत्पादन सस्य हाँ जी, विभाग हो। जी जी जी। तो अगर हम उनका योगदान देखें तो वो सारे कार्यों को अच्छे से नियंत्रित करके जी, जी, जी। करती हैं। जिस प्रकार से महिलाएं अपने घर में अपने सभी कार्यों को बैलेंस करके ले जी, चलती जी। हैं। एक अनुशासन रहता है महिलाओं के काम में। जी, बैलेंस कर सकती हैं। बैलेंस कर जी, सकती हैं। जी। उसी प्रकार वो इस बैलेंस को खेती में भी जी। ऑन जमीन पे भी प्रदर्शित करती हैं। जी, जी, हर जी। रूप में। अनुसंधान में क्या योगदान है महिलाओं का। जैसे किसान महिलाएं खेतों में अपना पूरा योगदान दे रही हैं, उसी प्रकार अनुसंधान में रिसर्च लैब में हमारे बहुत सी वैज्ञानिक हैं, जो महिला वैज्ञानिक हैं, जो अपना पूरा योगदान दे रही हैं। बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो महिला वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं और जी। इसके लिए सरकार ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अच्छा। जैसे कि बहुत से पुरस्कार हैं जो कृषि में महिला वैज्ञानिक हैं उनको दिए जाते हैं। जैसे कि पंजाब राव देशमुख पुरस्कार जो कृषि वैज्ञानिक में महिला वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो पूरा योगदान महिलाएं दे रही हैं। जी, जी। बराबर में, पुरुषों के बिल्कुल साथ बराबर में। आप ये बताएं कि जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं जो हमारे खेतों में तैयार होते हैं, इसके बाद में हम जो एक प्रसंस्करण का काम करते हैं, तो प्रसंस्करण में तो कोई शक ही नहीं है कि महिलाओं का योगदान बहुत होगा। तो क्या इस प्रसंस्करण के अंदर महिलाओं को कुछ अनुदान मिलता है, कुछ सिखाया जाता है, कहाँ पर एक कार्यशालाएं होती हैं, कैसे वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है। हमारे सरकार ने इसके लिए बहुत से प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर्स बनवा रखे हैं। इवन कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे देश में, कुल 680 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अच्छा। और हर कृषि विज्ञान पर एक महिला वस्तु विशेषज्ञ अपॉइंटेड रहती है। अच्छा। और हमारे देश में कई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप के तहत
जो भी हमारे उत्पादन हो रहा है, फिर उत्पादन के बाद हमें जो उसकी एक तरह से हम बोलेंगे प्रोसेसिंग करनी है, जी। वो सिखाया जाता है। जैसे चटनी बनाना, मुरब्बा बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सारी चीज़ें, सिलाई, वैल्यू एडिशन, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। जी जी जी। कृषि में महिलाओं का आने का कारण आप समझाएं। देखिए मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो यही है कि जैसे जैसे गांव से पुरुष लोग अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, जी। तो महिलाओं को भी गांव में अपने ग्राम में अपने काम, अपने आप को आर्थिक स्वतंत्र बनाने के लिए और कुछ रोजगार करने होते हैं। हाँ जी। तो वो ऑटोमेटिकली वो जब अपने आप को वो कृषि से जोड़ देते हैं और वहीं पे वो अपना काम शुरू कर देती हैं। चाहे वो एक हम मजदूर के रूप में देखें, चाहे वो पूरा अपना प्रबंधन देखती हैं, और चाहे वो हम उद्यमी के रूप में देखें। जी। जब महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं, उससे एक कहना चाहिए कि उन्हें एक इनकम भी प्राप्त हो रही है, तो स्वावलंबन आ रहा है महिलाओं में, उन्हें अच्छा लग रहा है, वो कुछ सीख रही हैं। क्या महिला संगठन भी बन रहे हैं? वो किसी दूसरे को, हम तो सुधर गए, हमें भी दूसरों को सुधारना है, तो ऐसे संगठन बना के भी लोगों को प्रेरणा देती हैं? जी जी जी। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो दुग्ध उत्पादन में, पशुपालन में, और ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये सहायता करती हैं, प्रोसेसिंग, पापड़ बनाना, इन सब चीज़ों में सहायता करती हैं। जी। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने शोध संस्थान बनाई, जैसे कि NRCWA जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वो पूरा कार्य करती है। महिलाओं जो वहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक वहाँ पे अपॉइंटेड हैं, वो सब, उनका जो मेन जो प्रोजेक्ट चलता है वो होता है कि जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं, किसान हैं, उनको कैसे वो कितनी अच्छी नॉलेज दे सके, प्रशिक्षण दे सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान कृषि में दे सकें। जी जी जी। तो ऐसे ही बहुत सी संस्थाएं हैं जी जी जी। जो अपना पशुधन प्रबंधन में अगर महिलाओं की भागीदारी हम जानना चाहें, क्योंकि पशुधन प्रबंधन में उन्हें कैसे क्या कुछ सिखाया भी जाता है, घर में रहने वाली महिला उसमें क्या योगदान दे सकती है? देखिए, पशुधन में तो महिलाएं बहुत योगदान दे रही हैं। ये मेरा पर्सनली भी मैंने देखा है। पशुधन देखिए एक ऐसा है कि महिलाएं क्या करती हैं कि इसको अपने भोजन, तो मतलब जितना भी पशुधन से संबंधित कार्य, सारा कार्य महिलाएं कर सकती हैं। सिर्फ एक चराई भर को छोड़ दिया जाए, चराई भर में पुरुष ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारे काम में महिलाएं अपना कर सकती हैं, चाहे उसे सफाई करना हो, चाहे दूध दुहना हो, चाहे जो भी हो। तो पशुधन से क्या होता है कि एक तो आप अपने खुद का घर का भोजन आप निकाल सकते हो, उसके बाद आप बिक्री करके, दूध की बिक्री करके, जानवरों की बिक्री करके आप अतिरिक्त आय ला सकते हो। इसमें महिलाओं ने अपना बहुत अच्छा रोल दिया है। हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं। हमारे देश में बहुत से दुग्ध उत्पादन हैं, बहुत सी उनकी सेंटर्स हैं जहाँ पे दुग्ध उत्पादन हो रहे संस्थान हैं, वो औरतें ही देख रही हैं और औरतें ही प्रमुख रूप से उसमें काम कर रही हैं। कृषि में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार के क्या मुख्य कुछ कदम उठा रही है सरकार? उनको क्या फायदा मिल रहा है? जी हाँ, सरकार तो अपने बहुत ही मुख्य कदम उठा रही, जैसे कि सरकार ने हर कृषि विज्ञान केंद्र में महिला वस्तु विशेषज्ञ रखे हैं। उसी प्रकार सबसे पहले तो सन 2016 में सरकार ने 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाने के लिए शुरुआत किया, ताकि उससे और भी महिला किसान का जो भागीदारी है, योगदान है, वो दोनों ही बढ़ सकें। इसी प्रकार हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे सन 2001 में, तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम परियोजना शुरू की थी, ताकि जो औरतें हैं उनका जो सशक्तिकरण है वो और इम्प्रूव हो और अपने वो फुल रोल अपना दे सकें। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया,
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने अंक में कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से है। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित है हमारी एक विशेष अतिथि जो कि है डॉक्टर निधि सिंह। हम आगे इनसे और चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की भागीदारी को लेकर। मैम, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो कृषि की महिलाएं हैं उनकी दिशा सुधारने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं? देखिए, हमारी सरकार ने बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लाई जैसे कि उन्होंने जिसमें जो है महिलाओं को ज़्यादा सब्सिडीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा छूट मिल रही हैं। एक तो ये है, जैसे कि एग्री क्लिनिक बिजनेस हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे पुरुषों को 36% सब्सिडी मिलता है, वहाँ औरतों को 44% सब्सिडी मिल रहा है। तो ये उनको कई ऐसे लाभ मिल रहे हैं और वो ऐसे लाभों को जब वो अर्जित करती हैं तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। और ऐसे ही कई परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे सशक्तिकरण परियोजनाएं हैं। या हाँ, हमारे देश में सन 2016 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, उसमें कुल 21 तकनीकियों का मूल्यांकन किया गया, जैसे कि सिलाई हो गया, उत्पादन करना हो गया, देन पापड़ बनाना हो गया, चटनी, मुरब्बा, अचार, सारी चीज़ें जिसका प्रशिक्षण और हमारी महिलाओं को दिया गया। कुल 2.5 लाख औरतों ने इस प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को प्राप्त किया और उससे ज्ञान लेकर उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छा प्रदर्शन दिया। जी, तो क्या ये जो प्रशिक्षण आपकी संस्थाएं देती हैं तो कब होना है, इसकी कुछ जो समयानुसार जो उनको जानकारी कैसे प्राप्त होती है? ये जानकारी हमारी सरकार हमेशा आपके जो चैनल्स हैं, जितने भी कृषि चैनल हैं उनके थ्रू हमेशा ही देते हैं। देन ई कृषि, ई इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, ई कृषि जिनके थ्रू हमेशा दिए जाते हैं। प्लस और भी रेडियोज़ हो गए जिनके थ्रू सरकार हमेशा रेगुलर, हाँ, मोबाइल का ज़माना है तो हाँ जी जानकारी काफ़ी कृषि के ग्रुप हैं, कृषि करके काफ़ी ग्रुप हैं। इवन ऐप्स आ गए हैं कृषि के बहुत से, जिन ऐप्स के थ्रू आप डाउनलोड करके मोबाइल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कृषि की सारी चीज़ें। तो इसके लिए तो अभी पूरा डिजिटल जिस तरह से है, ऐसे हमारा कृषि भी पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। और जो कृषक महिलाएं हैं जो अगर चाहती हैं कि हम एक छोटी इकाई अपने घर पर लगाएं, एक छोटा कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एक हार्वेस्टिंग का है या फिर बुनाई का है, किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रसंस्करण के लिए है, तो क्या इसके लिए महिलाओं को कुछ सरकार की तरफ से सहायता भी मिलती है, किसी तरीके की राशि जिसमें उन्हें कुछ अगर अनुदान प्राप्त हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, सरकार ने ऐसे बहुत से चला रखे हैं, जैसे कि आपका माइक्रो स्मॉल जो MSME डिपार्टमेंट है, वो छोटे छोटे यूनिट्स जो हमें शुरू करने हैं उसमें वो पूरा फुल सपोर्ट करती है। और एग्रीकल्चर में तो और भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सी औरतों को सपोर्ट मिल रहा है और वो अपना इकाई शुरू कर भी रही हैं। बहुत जगह टिश्यू कल्चर यूनिट्स हो गए जो औरतें चला रही हैं, और टिश्यू कल्चर यूनिट के थ्रू जो हम ढेर सारे पौधों का प्रजनन करते हैं, जो ये हो रहा है ज़मीनी स्तर पे ही औरतें कर रही हैं। और इसके लिए सरकार पूरा योगदान देती है और राशि भी प्रोवाइड करती है और कम इंटरेस्ट पे आपको हम लोन भी देती है। जी, कृषि में महिलाओं की स्थिति और सुधरे, इसके लिए आप और क्या कुछ सलाह देना चाहती हैं कि क्या और होना चाहिए? देखिए, अगर हमें कोई चीज़ सुधारनी है तो हाँ, सुधारने के लिए तो हमेशा हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कृषि में होता है मशीन। तो जो मशीन है वो औरतों के अनुकूल बने, जितना वो मशीन औरतों के अनुकूल बनेगा वो उतना ही आसानी से उसे प्रयोग करके उसका और अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। दूसरी चीज़ है मंडी में भी औरतों को पूरा फुल उनका मंच मिले जहाँ पे वो अपना पूरा योगदान दे सकें। और तीसरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ तो स्वामित्व का अधिकार मिले। और जहाँ हम जिस प्रकार से हमारे बीच में किसान भाई शब्द बहुत लोकप्रिय है, उसी प्रकार से हमारे बीच में किसान बहन शब्द भी लोकप्रिय होना चाहिए। तो हमें किसान भाई के साथ साथ किसान बहनों को भी हाँ जी पूरा महत्व देना चाहिए। जी, कृषि में अगर किसान बहनें हैं, कोई महिलाएं हैं, वो कुछ शोध करना चाहती हैं, तो क्या ऐसी कुछ संस्था है जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही शोध करने के लिए उनको बनाई गई हो? हाँ जी,
ऐसी है ना संस्था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में NRCWA, अच्छा। जो पूरा वहाँ पे महिलाओं के लिए ही काम हो रहे हैं। वहाँ पे 16 परियोजनाएं चल रही हैं। वो सारी योजनाएं महिलाओं को किस प्रकार से उनकी लैंगिक असमानताएं कम हो, किस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण मिले, किस प्रकार से वो ज़मीनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कृषि में दे सकें, वो वहाँ पे उस संस्था के थ्रू दिया जा रहा है। ऐसे ही बहुत से कृषि विज्ञान केंद्र चल रहे हैं। उन कृषि विज्ञान केंद्रों पे महिला किसानों के लिए अलग से प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ऐसे बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं जो गांव-गांव में जाते हैं और महिलाओं को पूरा सपोर्ट करते हैं। उन्हें आर्थिक सहायता से लेके हर सहायता उन्हें देते हैं कि वो अपना पूरा जो उनकी योगदान है, उनकी भागीदारी है, वो अपनी कृषि में दे सकें। जी, आप किसान महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ में कृषि के भी कार्य करें? कई बार देखा गया है कि महिला ये सोचती है कि मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, या पढ़ाई करूं तो इसके साथ मैं काम कर सकती हूं। आप क्या कहती हैं? जी देखिए, मैं खुद कृषि से जुड़ी हुई हूँ। मैं सन 2005 में मैंने BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया और तब से मैं आज तक कृषि में ही हूँ। और मैंने अपने कृषि के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना लैब वर्क, अपना सब कुछ मैंने पूरा किया। और ऐसा मुझे लगता है ये हर कोई कर सकता है। हाँ जी। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम औरतें हैं, जब कुछ करना चाहते हैं तो हम उसे बैलेंस करके हम कर ही लेते हैं। और ये चीज़ें, ये गुण हम प्रकृति ने हम सभी को दिया है। जी जी जी। तो हम इस चीज़ को बैलेंस करके कृषि के साथ साथ पढ़ाई हम आराम से कर सकते हैं। और जबकि हम अपनी पढ़ाई को उसको और अच्छे से हम कृषि में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो और अच्छी एग्रीकल्चर होगी। जब हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में क्योंकि जोड़ते हैं तो जो हमारा एग्रीकल्चर का, कृषि का जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो हमारी नवीन बालिकाएं हैं, इन्हें आप क्या बताना चाहती हैं? अगर वो अपना भविष्य एग्रीकल्चर में बनाना चाहें तो उन्हें कहाँ से तैयारियां करनी चाहिए, क्या परीक्षाएं देनी चाहिए, आगे चलकर उनके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं कि वो क्या क्या कर सकती हैं? जैसे कि आप एक कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें ये समझाएं कि पहले क्या करें, क्या सब्जेक्ट लें, कैसे एग्जाम दें, और आगे चलकर उन्हें क्या और करना चाहिए कि उनके लिए और सुनहरा भविष्य स्थित हो। देखिए, 12th के बाद एक तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, जिसके थ्रू आपको BSc एग्रीकल्चर भारत में कहीं भी मिल जाएगा। और ऐसे ही हर हमारे पास 64 के अराउंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो सारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर राज्य स्तर पर एग्ज़ाम्स कराती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी हुआ था PAT, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी होता है उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये हर जगह एग्रीकल्चर के टेस्ट होते हैं जिसमें वो अपना बैठ के उसकी तैयारी करके उसको निकाल के कहीं एडमिशन पा सकती हैं। तैयारी के लिए बेसिकली 12th लेवल तक का पढ़ना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस आएगा, एग्रीकल्चर ज़रूर आएगा, एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी चीज़ें जनरल आएंगी, जनरल नॉलेज। फिर अगर आप वो एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आप BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हो। जी। एडमिशन के बाद मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने समय को कतई बर्बाद ना करें, पढ़ाई के साथ साथ खेती भी सीखें। क्योंकि अगर आपको खेती आती है, कृषि आती है, तो अगर आप एक हाउसवाइफ भी हो तो भी आप उसे यूज कर सकते हो। टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, इस तरीके से। और अगर आप एक वर्किंग भी हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, किसी सीड कंपनी में काम कर रहे हो, फूड कॉरपोरेशन में काम कर रहे हो, तो भी आप उसका फुल योगदान, उसका फुल यूज आप कर सकते हो उस पढ़ाई का। तो जो भी आपका BSc एग्रीकल्चर का 4 साल का कोर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से आप समझें। क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आपके फ्यूचर में आप उसे हर जगह उसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल, टॉप टू बॉटम हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ को ये जो हमारी पढ़ाई है BSc कृषि की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर जगह ही काम आती है, नौकरी से लेके, घर से लेके हर जगह ही काम आती है। जी मैम, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान बहनों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती की सुनने का। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसान खरीफ फसल ऋण, ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी, प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव, युवाओं को स्वरोजगार सहायता और रिवर्सिबल प्लाऊ। और अब खबरें विस्तार से।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए 0% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफॉल्टर हो जाएंगे और डिफॉल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। इसके दृष्टिगत खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफॉल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रुपए होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफॉल्टर भी नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आरटीसी मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में 1 मई 2022 से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए संबंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन किया। मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 116 क के उप नियम में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 71 से 201 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णता छूट एवं ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि का आगामी छमाही में वाहन संचालक को प्रदान किया जाना शामिल है। इस संबंध में सभी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में अब तक लगभग 43 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 2 मई से होगी। 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के आयोजन की रणनीति एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की उपस्थिति में मंत्री समूह समिति की बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास श्री अशोक शाह, संचालक महिला बाल विकास श्री राम राव भोसले और उप सचिव महिला बाल विकास श्री अजय कटसेरिया उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर माह एक दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने जनवरी में अब तक 3 माहों में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं में बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। आजीविका मिशन की बहनें भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इनकी आमदनी हर महीने 10,000 करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वरोजगार के साथ साथ हम हर वर्ष 1 लाख व्यक्तियों को शासकीय सेवा का अवसर देंगे। पुलिस की भर्ती में अब तक 50% अंक केवल फिजिकल के होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अधिक अवसर मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान रीवा के SAF मैदान में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और किसान भाइयों, अब एक जानकारी रिवर्सिबल प्लाऊ के बारे में। गर्मी के सीजन में मोल्ड बोर्ड रिवर्सिबल प्लाऊ यंत्र से 12 से 15 इंच गहरी जुताई की जाती है, जिससे खेत में खरपतवार एवं हानिकारक कीट इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। खेत में नाली नहीं बनने से खेत समतल रहता है तथा गहरी जुताई से जमीन में जल धारण शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।